जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द नेपोलियन बोनापार्ट यूट्यूब चैनल पे। आइए आइए शुरू करते हैं अमर शहीद भगत सिंह की जीवनी का अगला अध्याय। सरकार के अन्याय, अत्याचारों और दमनकारी नीतियों का प्रत्युत्तर देने के लिए लाहौर में क्रांतिकारियों का एक गुप्त दल भी सक्रिय था। इस दल में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, जगदेश चंद्र, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी सम्मिलित थे। इनका उद्देश्य बंदूक, बम आदि हथियारों का प्रयोग करके ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था। इसके लिए वे अपने समर्थकों से सहायता भी प्राप्त करते थे। एक बार इन क्रांतिकारियों ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना को कारगर बनाने के लिए अतुल्य धन की आवश्यकता थी। किसी ने डकैती डालने की बात कही। बात सबको पसंद आई, लेकिन जनसाधारण को लूटने से उनके मन में क्रांतिकारियों के लिए सहानुभूति नष्ट हो जाने का डर था। तभी रामप्रसाद बिस्मिल बोले, मुझे पता चला है कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 नवंबर की टाउन ट्रेन में सरकारी खजाना आने वाला है। हमें उसे लूट लेना चाहिए। इससे हमारी योजना के मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सुझाव सराहनीय था। दल ने 9 अगस्त का दिन लखनऊ से 8 मील के फासले पर स्थित काकोरी नामक स्टेशन निश्चित किया। निर्धारित दिन अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ट्रेन के दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़े। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, बनवारी लाल, ये लोग तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठे। उन्होंने अपनी अपनी पिस्तौलें कपड़ों के अंदर छिपा रखी थी। रात का समय था। गाड़ी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। बाहर का अंधेरा और भी गहराता जा रहा था। सहसा ट्रेन रुक गई। तीसरे दर्जे में बैठे हुए क्रांतिकारी समझ गए कि दूसरे दर्जे में बैठे उनके साथियों ने ही जंजीर खींचकर गाड़ी रोकी है। सभी अपने अपने निर्धारित कार्य में जुट गए। ड्राइवर, कार्ड तथा तिजोरी के साथ जाने वाले सैनिकों पर पिस्तौलें तान दी और वे बिना विरोध किए चुपचाप नीचे लेट गए। पूछे जाने पर इशारे से ही उन्होंने तिजोरी दिखा दी। वो बहुत बड़ी और भारी थी। पंडित जी का संकेत पाते ही छेनी और हथौड़ी से तिजोरी को तोड़ दिया गया। इस डकैती से क्रांतिकारियों को 8,600 रुपये मिले। धन उनकी उम्मीदों से ज़्यादा था, लेकिन इसके लिए उन्हें इसमें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगले दिन सरकारी खजाना लूटे जाने की खबर चारों ओर फैल गई। काकोरी कांड ने सरकार को हिलाकर रख दिया। आदेश पारित हुए और क्रांतिकारियों की धरपकड़ आरंभ हो गई। इस दौरान पुलिस के हाथ एक कच्चा क्रांतिकारी लग गया, जिसने सरकारी गवाह बनकर सारी बात उगल दी। इस गद्दारी ने पुलिस की नज़रों में क्रांतिकारियों के चेहरे स्पष्ट कर दिए थे। 2 दिन के अंदर अंदर बताए गए स्थानों पर छापे मारे गए। अनेक क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। लखनऊ की अदालत में लगभग 1.5 वर्ष तक मुकदमा चलता रहा। अभियुक्त मुकदमे का परिणाम जानते थे, फिर भी उनके चेहरों पर कोई सिकन नहीं थी। वे हंसते मुस्कुराते अदालत में आते और कोई न कोई देशभक्ति का गीत गुनगुनाते हुए जेल लौट जाते। मुकदमा पूर्ण होने के बाद काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। अदालत के इस कठोर निर्णय ने जनमानस को व्यथित कर दिया। देश के लिए लड़ने वाले ने ये युवक छोटी उम्र में ही मौत को गले लगाने के लिए जेल भेज दिए गए। सजा मिलने में भी अभी कुछ ही दिन शेष थे, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु तथा शिव शर्मा के साथ मिलकर बंदी क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन असफलता हाथ लगी। अंततः चारों वीर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। भगत सिंह ने असफलताओं से घबराकर हार मानना नहीं सीखा था, बल्कि असफलताओं को झेलकर उनके इरादे और भी मजबूत हो जाते थे। यही कारण था कि उन्होंने बार बार संगठन को खड़ा किया, विभिन्न योजनाएं बनाई और उन्हें कार्यान्वित किया। उनकी इस दृढ़ता को उनके साथी भी स्वीकारते थे। दशहरा आ गया था। बाजार रंग बिरंगे कपड़ों एवं मिठाइयों से सजे हुए थे।
हिंदुओं के इस पर्व को पूरा लाहौर एक साथ मिलकर मनाता था। इस दिन लाहौर में प्रतिवर्ष एक मेला लगता था जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग सम्मिलित होकर पर्व का आनंद उठाते थे। वर्ष 1927 में भी दशहरे के दिन यह मेला आयोजित किया गया। लोग अपने परिवार के साथ मेले में घूमने आए हुए थे। चारों ओर धार्मिक वातावरण व्याप्त था। सहसा एक भयंकर विस्फोट हुआ। हवा में मांस के लोथड़े और खून के फव्वारे उड़ गए। किसी ने मेले में बम फेंका था। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर दौड़ने लगे। इस दुर्घटना में अनेक लोग मारे गए जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अफवाह उड़ा दी कि यह कार्य क्रांतिकारियों का है। काकोरी कांड के बाद मेले में लूटपाट करने के लिए उन्होंने ही बम फेंका था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र रचा गया था। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब भगत सिंह ने काकोरी कांड के अभियुक्तों को छुड़वाने का प्रयास किया था। भगत सिंह आरंभ से ही सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। सरकार को विश्वास था कि भगत सिंह काकोरी कांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उनके द्वारा कई बड़े क्रांतिकारियों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन लाख चाहते हुए भी उन्हें पकड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने एक चाल चली। उन्होंने ही दशहरे के मेले में पुलिस के एक आदमी द्वारा बम फिंकवा दिया। ऐसा करके सरकार ने एक पंथ दो काज वाली कहावत को चरितार्थ किया। एक और लोगों के बीच क्रांतिकारियों के प्रति नफरत और घृणा फैलाकर वह उनका जनाधार कम करने लगी। वहीं दूसरी ओर संदिग्ध क्रांतिकारियों को पकड़ने का उन्हें सुनहरा अवसर मिल गया। खार खाए बैठे ही सरकार ने उसी दिन भगत सिंह के नाम का वारंट जारी कर दिया। कानपुर में क्रांतिकारियों को न बचाने से मिली असफलता के बाद भगत सिंह अपने साथियों के साथ लाहौर वापस जा रहे थे। गाड़ी में बैठने पर भी उनकी आंखों के सामने क्रांति का उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें अमृतसर में भी किसी से मिलना है, इसलिए उन्होंने वहीं उतरने का निश्चय किया। गाड़ी स्टेशन पर रुकी। भगत सिंह ने उतरकर स्वभाव के अनुसार इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक पुलिस का कोई भी सिपाही नजर नहीं आया। वे थोड़ा मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाए, आज तो पुलिस वालों ने बड़ी मेहरबानी की है, लगता है मुझ पर नज़र रखना छोड़ दिया है। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें पुलिस का एक आदमी अपनी ओर आता दिखाई दिया। मन में संशय हुआ, फिर तेज कदमों से विपरीत दिशा की ओर चल दिए। सिपाही ने भी अपना चाल तेज कर दी। भगत सिंह का हाथ जेब में रखे वाल पर चला गया, लेकिन फिर उसे चकमा देने के लिए वे गलियों में घुस गए। पुलिस वाला पहले से ही सतर्क था और निरंतर उनका पीछा करता रहा। जब किसी तरह काम नहीं बना तो पुलिस वाले की निगाह बचाकर भगत सिंह एक मकान में घुस गए। वह महान एडवोकेट सरदार शार्दुल सिंह का था। यद्यपि वे सरकारी वकील थे, तथापि मन से वे क्रांतिकारियों और उनके कार्य के प्रशंसक थे। उन्होंने भगत सिंह को एक कमरे में छिपा दिया और बातों में उलझाकर पुलिस वालों को अन्यत्र भेज दिया। तदनंतर उन्होंने भगत सिंह की बहुत आवभगत की। खतरा टल जाने के बाद भगत सिंह उठे और आभार प्रकट करते हुए वहाँ से चले गए, लेकिन खतरा टला नहीं था। वह निरंतर उनके सिर पर मंडरा रहा था। जैसे ही वे तांगे पर बैठकर गंतव्य स्थान की ओर चलने लगे, सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पिस्तौल टटोली, लेकिन उसे वे शार्दुल सिंह के कमरे में ही भूल आए थे। अब पकड़े जाने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था। बिना मुकदमा चलाए भगत सिंह को 15 दिन तक लाहौर जेल में रखा गया। इस दौरान काकोरी कांड तथा कई महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी यातनाएं दी गई। भगत सिंह की सुंदर देह डंडों की मार से नीली पड़ गई। शरीर में जगह जगह गहरे घाव हो गए, लेकिन उन्होंने जो चुप्पी साधी उसे तोड़ने में पुलिस का हर हथकंडा विफल हो गया। थक हार कर उन्हें लाहौर की पोस्टल जेल में भेज दिया गया। पुलिस ने भगत सिंह को काकोरी कांड का अभियुक्त बनाया था, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह उनसे कोई बात उगलवा नहीं सकी। मुकदमा कमज़ोर पड़ गया था, अतः जज ने उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। उन दिनों यह राशि बहुत बड़ी मानी जाती थी। किशन सिंह के लिए इतना रुपये इकट्ठा करना असंभव था। सरकार विरोधी क्रांतिकारियों के लिए भला कौन इतनी राशि देना स्वीकार करता, इसलिए किसी से सहायता की उम्मीद करना भी व्यर्थ था। अंततः किशन सिंह के मित्र बैरिस्टर दुनीचनंद तथा दौलत राम ने 30-30 हजार रुपये जमानत के रूप में जमा करवा दिए। सिंह पुनः जेल से बाहर आ चुका था। भगत सिंह जमानत पर रिहा हुए थे, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे जिससे उनकी जमानत देने वाले पर कोई आँच आए। इसलिए उन्होंने कुछ दिन शांत बैठने का निर्णय लिया। इसी बीच सरदार किशन सिंह ने खासरिया में उन्हें डेयरी खुलवा दी। भगत सिंह पूरी निष्ठा के साथ डेयरी संभालने लगे।
उन्होंने पिता के साथ जाकर स्वयं भैंसें खरीदी तथा डेयरी से संबंधित अन्य प्रबंधों में भी दिलचस्पी ली। डेयरी में काम करना शुरू किया तो भगत सिंह की दिनचर्या में भी परिवर्तन आ गया। वे सुबह 4 बजे उठकर भैंसों का दूध निकालते, फिर तांगे में दूध के बड़े बड़े बर्तन रखकर लाहौर ले जाते, वहाँ ग्राहकों को दूध बेचकर रुपए पैसे लाते और वापसी में जरूरत की वस्तुएं लेते हुए घर लौट आते। वे इस कार्य को एक योग्य व्यापारी की तरह संपन्न करते थे। धीरे धीरे डेयरी पर क्रांतिकारियों का जमावड़ा होने लगा। अक्सर रात के अंधकार में उस सुनसान जगह पर क्रांतिकारियों की भीड़ लगी रहती। उनकी आवभगत के लिए भगत सिंह एक स्टोव और बड़ा सा बर्तन भी ले आए थे। गरम गरम दूध की चुस्कियां लेते हुए भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श होता। यद्यपि डेयरी का कार्य भगत सिंह पूरी लगन से करते थे, लेकिन जीवन पर इससे बंधे रहना उन्हें मंजूर नहीं था। वे फिर से खुले आकाश में उड़ना चाहते थे, देश के लिए खुलकर काम करना चाहते थे। परंतु जब तक जमानत की बेड़ी उन्हें जकड़ते हुए थी, तब तक मन के अनुसार चलना उनके लिए असंभव था। इसलिए किसी न किसी तरह उन पर चल रहे मुकदमे को समाप्त होना जरूरी था। इस संदर्भ में उन्होंने डॉक्टर गोपी चंद्र भार्गव से भेंट की। गोपी चंद ने पंजाब असेंबली में प्रश्न उठाया कि यदि भगत सिंह के विरुद्ध सबूत है तो सरकार उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाती, और अगर सबूत नहीं है तो बिना किसी अपराध के उन्हें जमानत पर रखने का क्या औचित्य है। उनके इस प्रश्न ने सरकार को उलझा कर रख दिया। अंततः जिस पंछी को उन्होंने इनके इतने प्रयत्नों के बाद पकड़ा था, उसे स्वयं अपने हाथों से छोड़ना पड़ा। भगत सिंह की जमानत वापस कर दी गई। अब वे मुक्त थे उन्मुक्त होकर खुले आकाश में फिर से उड़ान भरने के लिए। पूर्व में घटित हुई घटनाओं के कारण क्रांतिकारी एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए, जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन भगत सिंह इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वस्तुतः यही एक केंद्र बिंदु था जो देश भर के क्रांतिकारियों को परस्पर जोड़ने का काम कर रहा था। इसे पुनः संगठित करने के उद्देश्य से 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में इसकी अखिल भारतीय बैठक आयोजित की गई। देश भर के अनेक क्रांतिकारी इस सभा में सम्मिलित होने के लिए आए थे। इनमें भगत सिंह, सुखदेव, कुंदनलाल, शिव वर्मा, ब्रह्मदत्त मिश्र, जयदेव गुप्त, जय कुमार सिन्हा, सुरेंद्र पांडे, फणींद्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी जैसे क्रांतिवीर प्रमुख थे। यद्यपि बंगाल के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था, परंतु उन्होंने वहां आने के लिए 2 शर्तें रखीं। पहली शर्त के अनुसार वे केवल दल को बढ़ाने के तथा अधिकार एकत्रित करने के पक्ष में थे। सरकार को सतर्क करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई को उन्होंने नकार दिया था। दूसरी शर्त के अनुसार वे चाहते थे कि सभी प्रांतों के क्रांतिकारी बंगाल के क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अपनी योजनाओं को संपन्न करेंगे। भगत सिंह ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। बैठक आरंभ हुई। भगत सिंह आगे बढ़े और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बोले, भाइयों, मेरे देश प्रेमियों, यहाँ आप सबकी उपस्थिति में मुझे असीम खुशी हुई है। हम सब अगर अपनी पूरी शक्ति, पूरे सामर्थ्य से कार्य करें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे दिल में देशभक्ति है, भुजाओं में असीम पराक्रम है और संपूर्ण जीवन को हंसते हंसते क्रांति की धधकती ज्वालाओं में झोंक देने का साहस हमारे मजबूत दिलों में है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिली, क्योंकि हम अकेले लड़ते रहे। मेरे विचार में सभी प्रांतीय संगठनों को एक साथ मिलाकर कार्य करना चाहिए। सबका एक ही संगठन, एक ही उद्देश्य, एक ही कार्यप्रणाली और एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे संगठन के निर्माण हेतु ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस संगठन का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ घोषित करता हूँ। सभी ने तालियां बजाकर भगत सिंह के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। इस प्रकार हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ कर दिया गया। इसी परिवर्तन से स्पष्ट होता है कि उन दिनों क्रांतिकारी समाजवाद से कितने अधिक प्रभावित थे। वे अपना सर्वस्व किसानों, श्रमिकों एवं गरीब जनता के लिए न्यौछावर करने के लिए सहर्ष तैयार थे। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत एक संघपति चुनने की पद्धति चलाई गई। यद्यपि चोटिल होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे, तथापि उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उपस्थित सुभाजन ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना संघपति चुन लिया। सुखदेव को पंजाब, कुंदनलाल को राजस्थान, शिव शर्मा को उत्तर प्रदेश तथा फणींद्रनाथ घोष को बिहार में संगठन का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।
इनका कार्य अपने अपने प्रांतों में क्रांति की मशाल प्रज्वलित करना, जनता में जागरूकता लाना, युवकों को दल में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करना था। भगत सिंह और विजय कुमार को प्रांतों के बीच संबंध बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया। संगठन के पास आर्थिक स्रोतों का अभाव था, इसलिए निर्णय लिया गया कि क्रांतिकारी सरकारी खजानों और बैंकों को लूटकर आवश्यक धन एकत्रित करेंगे। इस प्रकार भगत सिंह के नेतृत्व में अंतिम सांस लेता हुआ संगठन नवजीवन और उत्साह से परिपूर्ण होकर पुनः खड़ा हो गया। इस तरीके से हमने इस अध्याय का समापन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला अध्याय अमर शहीद भगत सिंह के बारे में और जाना जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुरान बनाए रखिए।